नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। मित्रों, आज वापस वही हमारी जो क्लास चल रही है। आज इस क्लास में हम लोग जो है व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमने स्वरों का वर्गीकरण, वर्ण विचार का टॉपिक चल रहा है और ये जो टॉपिक है रेट में, पीजीटी, टीजीटी, सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, सभी में ये टॉपिक है। तो साथियों अच्छे से समझना। मेरे हिसाब से पहले वाला वीडियो भी आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना साथियों। आपका साथ बना रहा तो आगे बढ़ते रहेंगे और आपका साथ बना रहे। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना साथियों, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी और कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज डली हुई है। लिंक ऐप का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज़रूर दीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत नाप तोल के मैंने रखा है। मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करूँगा, जब आप टेस्ट दोगे तब आपको पता लगेगा साथियों। चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब मित्रों यहाँ पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ना, वो सिंपल से तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आती, वो आएगी आज। ठीक है। व्यंजन, अब व्यंजन शब्द में आप सबको पता है कि कौन सी संधि है, यण संधि है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है यण संधि में ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर होता है। आप सबको पता है कोई भी अन्य क्या होता है, स्वर होता है। तो ई या ई को हम लोग परिवर्तन कर देते हैं साथियों, किस में बदल देते हैं, य में बदल देते हैं और पीछे जो स्वर आता है वो आता ही है। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। वी प्लस अंजन अर्थात व्यंजन। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। ये तो सिंपल सी बात हो गई समझने वाली। आगे बात करते हैं। सबसे मुख्य बात ये है, वे वर्ण जो मुख विवर से, यानी कि मुख से, मुख विवर से, जहाँ से बोला जाता है, मुख विवर से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। यानी कि कोई भी व्यंजन होता है, स्वर हमेशा स्वतंत्र बोले जाते हैं, उनको किसी की रुकावट नहीं होती है। इसी तरह से व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले भी नहीं जाते हैं। इनके लिए हमेशा जो है हेल्प करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं स्वर। ठीक है। अपितु स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, व्यंजन कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कोई भी आपको समस्या नहीं है। व्यंजन किसे कहा जाता है ये बात आप समझ गए होंगे। व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है जो स्वतंत्र नहीं बोले जाते और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। प्लस यहाँ पर ये बात आप अच्छे से याद रखना, मुख विवर से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ये मुख विवर से, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, शायद आपको याद भी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप यहाँ पर आराम से इसको देख लो। ये देखो, आराम से दिख जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये सारा का सारा व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा होगा। देखो, अच्छे से देखो। ठीक है। ये पूरा व्यंजनों का वर्गीकरण एक टेबल के माध्यम से दिया हुआ है और मैं इस टेबल को आपको समझाने वाला हूँ, पूरी की पूरी टेबल समझाऊंगा। ठीक है ना भाई। और वीडियो में अगर थोड़ा बहुत नहीं दिखे ना, 360 पर वीडियो क्वालिटी करके और फिर देख लिया करो, दिख जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, 6 नंबर पर है और ये 7 नंबर पर है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है 7 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यह आप अच्छे से याद रखिए। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 7 प्रकार से किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से, कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, होष्ठ, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। ये तो व्यंजनों का वर्गीकरण है। फिर हम इन्हें अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करेंगे। देखना, अब कंठ में क्या क्या आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। तालु में क्या क्या आते हैं, च, छ, ज, ज, ऐ। मुर्दा में क्या क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। त, दंता में त, थ, द, द, न। होष्ठ में प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अंतस्थ में य, र, ल, व। ठीक है।
उसमें कौन कौन से आते हैं? श श श ह। साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो श श श है इनका क्रम भी पूछा जाता है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। पहले स शंख वाला आता है, फिर षटकोण वाला आता है, फिर शरप वाला आता है, ठीक है ना। शंख बजेगा तो हर कोई सुनेगा, ठीक है। तो शंख पहले बजता है, इस तरह से ध्यान रख लो। पहले शंख वाला आएगा, फिर षटकोण वाला आएगा, फिर शरप वाला आएगा, उसके बाद में ह आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कंठ में साथियों, यहाँ पर कंठ में अकुह विसर्जनाम कंठे, इस तरह से भी हम इसको बना सकते, लेकिन वो आगे देखेंगे। अभी केवल ये बात करते हैं कि कितने आधार पर बांटा जाता है। 7 आधार पर बांटा जाता है। कंठ में ये वर्ण है। अब ये जो पहला लिखा हुआ है क से कंठ, इसमें आप लोग इस तरह से ध्यान दे लो, ठीक है ना। इचु ऐसा नाम तालु, जो च वर्ग होता है पूरा का पूरा साथियों वो तालु होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात हम ये करेंगे, जो कंठ है यहाँ से चलो, कंठ से सबसे पहले कंठ, फिर ये ऊपर जो डंडा सा लगा रहता है यहाँ पर वो तालु आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम कहाँ पर चलेंगे? तालु के ऊपर। तालु के ऊपर वाला जो भाग है वो मुर्दा होता है, चुपचाप पड़ा रहता है। उसके बाद में आगे आओगे तो दांत आ जाएंगे, फिर आगे आओगे तो क्या हो जाएंगे? होठ आ जाएंगे। फिर अंतस्थ का मतलब होता है जो यहाँ से बोले जाते हैं, और उष्म का मतलब होता है जिसमें हवा गर्म निकलती है। बस ये वाली बात है, हवा निकलती है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर, ये आपका मुख है, ये आपका क्या है? ये मुख है साथियों, ये मुख है। ये मुख का पहला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ वाला, समझ रहे होंगे ना, यहाँ वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले ये कंठ हो गया आपका। इसके बाद में आगे चलोगे तो यहाँ तालु आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ चलोगे तो मुर्दा आ जाएगा। इसके बाद में दंत आ जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में होठ आ जाएंगे। इस तरह से डायग्राम बना करके आप कर सकते हो। और ये क च ट त प, कचट तप, इस तरह से आप पहला वर्ण याद रख लो, कचट तप का याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अंतस्थ में क्या होता है? अंतस्थ में होता है यर लव अंतस्थ है। उसमें क्या होता है? श श श, इस तरह से श श श, उष्म यानी कि हवा निकल रही है। तो ये वाली बात है। शंख वाला पहले आता है क्योंकि शंख पहले बजता है। समझ गए यहाँ तक सारी बातें? तो यहाँ तक कोई दोहरा ही नहीं होना चाहिए। जो जितने भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है साथियों, 5वें वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है वो अनुनासिक, यानी कि अयमंगणम अनुनासिक है, वो अनुनासिक भी कहलाता है। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये जितने भी वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चीज़ों को अभी आप ये इतना ही समझो, फिर आगे सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दोहराई आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पर। अब यहाँ पर देखो व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, एक एक चीज़। वो तो टेबल बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आने वाली है। देखो कैसे समझ में आने वाली है, मैं आपको यहाँ पर सारी बात बताता हूँ। अब व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत क्लियरली हम लोग समझने वाले हैं। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। बात समझने की कोशिश करना। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हमने किस आधार पर बांटा? उच्चारण के आधार पर बांटा है, और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बांटा है। एक तो उच्चारण करेंगे हम, उस आधार पर बांटे हैं, और एक उच्चारण प्रयत्न का मतलब है हमें कुछ कोशिश करनी पड़ रही है उच्चारण करने में, तो वो उच्चारण प्रयत्न हो गया। अब उच्चारण प्रयत्न को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। उच्चारण प्रयत्न वाले जो व्यंजन हैं उनको 2 भागों में बांटा है, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। लिख लेना साथियों, नोट्स बना लेना, और चैनल से जरूर जुड़ना साथियों। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर पहली बार वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी ग्रामर में आपकी करवाने वाला हूँ, अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है जो आपको मैं नहीं समझा पाऊँ या ऐसा कुछ है। साथियों आप टीवी पैनल पर देखते हो, मैंने भी कोशिश करी है किसी से जुगाड़ करके, इतना तो कर तामझाम मेरे पास है नहीं है, तो रिकॉर्ड करके और आप लोगों को दे देता हूँ। बस इतनी सी हिम्मत है, और तो क्या है, बस आपका फ़ायदा हो जाए जैसे तैसे। तो चलिए यहाँ पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर,
ठीक है, यहाँ तक कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। आप लोग बार बार अगर इसे पढ़ोगे ना, रिपीट करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, फिर जो बाह्य प्रयत्न है, फिर जो ये बाह्य प्रयत्न है साथियों, उनको भी दो भागों में बांटा है, याद कर लेना भाई। फिर जो बाह्य प्रयत्न है उनको भी दो भागों में बांटा है, प्राणवायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर और स्वर कंपन के तंत्रियों के आधार पर इसको बांटा है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों इसी क्रम में, फिर आगे बढ़ो इसी क्रम में, देखो फिर यहाँ पर प्राणवायु के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। देखो कितनी बढ़िया टेबल बनी हुई है, एक एक चीज आप जब टेबल बनाओगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा। फिर प्राणवायु के आधार पर भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक है अघोष और एक है सघोष, जिसको हम लोग घोष भी कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इस टेबल को मैं आपको एक साथ भी दिखाने वाला हूँ, अगर आपको दिख जाए तो। ये देखो मैं छोटी करके दिखा रहा हूँ, ये टेबल अगर आपको दिख जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये टेबल दिखे, ठीक है। ये देखो ये टेबल है साथियों, ये पूरी की पूरी टेबल है। आप थोड़ा सा अपने मोबाइल में जूम कर लेना, ये आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत सिंपल व्यंजनों का वर्गीकरण है, ये दो भागों में बांटा है। उच्चारण स्थान के आधार पर, नंबर 2 उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न को भी दो भागों में बांटा है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। फिर बाह्य प्रयत्न को दो भागों में बांटा है मित्रों, वो प्राणवायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर भी दो भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अघोष और दूसरा है सघोष या फिर घोष। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक साथ भी पूरी टेबल दिखा दी है मेरे साथियों। अब आगे बढ़ें इसी क्रम में। तो ये टेबल है आप लोगों की, मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग कर लोगे, कोई परेशानी इसमें नहीं हुई। टेबल है साथियों नंबर 1, हमने दो भागों में बांटा था, आप सबको पता होगा। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। और एक बांटा था हमने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात आती है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो साथियों ये सूत्र दिए हुए हैं और इन सूत्रों के आधार पर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। इसी तरह से आप भी पूरी टेबल बना लीजिए और मेरे हिसाब से यहाँ से आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाली है। तो देखो साथियों, तो उच्चारण स्थान के आधार पर अपने कितने भागों में बांटा है साथियों? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8 भागों में हमने इसको बांटा है। और किसको क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। पहला सूत्र ये कहता है अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम। इसका मतलब यहाँ पर अ और आ दोनों ही आएंगे और क का कु का मतलब है क वर्ग, इसके बाद में ये क वर्ग हो गया, क ख ग घ ऐ, ये पूरा का पूरा क वर्ग जो है किस में आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो ये उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस तरह से आप इस सूत्र को याद करोगे तो पूरे के पूरे आपको सारे वर्ण याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठम, इसका मतलब होता है अ का मतलब अ और आ दोनों आएंगे, कु का मतलब होता है पूरा क वर्ग आएगा, फिर ह आएगा और विसर्ग आएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे वर्ण जो मैंने बताए हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। वो चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दी है आप लोगों को। अ और आ, क वर्ग पूरा, क ख ग घ ऐ और ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है और इनको साथियों कंठे ध्वनियाँ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती है तो आप आसानी से बता सकते हो, बस ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। अकुह विसर्जनीय नाम कंठे, मैं यही बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो आपको बाद में सब समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ से मतलब अ और आ, कु से मतलब पूरा क वर्ग और ह से मतलब ह और विसर्ग से मतलब होता है विसर्ग। ये सारे के सारे जितने मैंने बताए हैं इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है सेकंड नंबर पर इचु येषाणाम तालु।
इचू ऐसा नाम तालु। तो ई से ई और ई दोनों ई आएंगे, चू से मतलब च वर्ग पूरा आएगा और य आएगा और स आएगा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। फिर अगला है ऋतु रसाणा मुर्दा, री आएगा और टू से मतलब ट वर्ग पूरा आएगा और र आएगा, इसका मतलब ये है। और एक और है इसमें स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा। ऋतु नाम ऋतु रसाणाम मुर्दा, इस तरह से याद करो। अकुहवि सर्जा नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मुर्दा, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसको तोड़ करके कैसे ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अकुहवि सर्जा नाम कंठे आप समझ गए होंगे। इचु ऐसा नाम तालु, ई से ई वर्ग पूरा, ई और बड़ा ये दोनों, चू से मतलब पूरा च वर्ग, च छ च ज आए, ठीक है। और य और श, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है ऋतु रसाणा मुर्दा, री और ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ अण, र और श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, ठीक है। इसके बाद में आता है 4th नंबर पर लिरितु लसानाम दंताह, लिरितु लसानाम दंता है, लिरी ल और लिरी, और इसके बाद में तू का मतलब त वर्ग पूरा, त थ द द न, इसके बाद में ल और स का उच्चारण स्थान साथियों दंत होगा। यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में आता है 5वें नंबर पर उपूप धामनिया नाम ओष्ट, उपूप धामनिया नाम होष्ट, उ से मतलब उ बड़ा उ और पू से मतलब होता है प फ ब ब, ठीक है। प फ ब ब, ये पूरा का पूरा वर्ग, पूरा का पूरा जो है प वर्ग इसके अंदर आएगा। उन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? होष्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 6ठे नंबर पे आता है वकार से दंतोष्ट, तो व से वकार से दंतोष्ट यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या आएगा साथियों? दंत और होष्ट, वकार से दंतोष्ट, इस तरह से याद करोगे तो व का उच्चारण स्थान दंत और होष्ट होता है। एदेतो, एदेतो का मतलब छोटा ए और यहाँ द पे बड़ा ए लग रहा है, छोटे ए और बड़े ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु दोनों को मिला करके हम जो है छोटे ए को और बड़े ए को मिलकर के हम लोग काम करते हैं, तो ये कंठ तालु होता है। वकार से दंतोष्ट, दांत और होठ मिलके हम लोग जो है किसका? व का उच्चारण करते हैं। फिर कंठ तालु से उच्चारण करते हैं ए और छोटे ए को और बड़े ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु से करते हैं, पहले यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ओदोतो, ओ और बड़े ओ का उच्चारण स्थान हम लोग जो है कंठ होष्ट से करते हैं। किससे करते हैं? कंठ और होष्ट से करते हैं। इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। कैसे करते हैं ये सबको आपको पता होगा मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, इन दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना। कैसे? यहाँ छोटा ए लिखा हुआ है और बड़ा ए, ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कैसे है? जैसे मान लीजिए कि जो ए है वह अ और ई इन दोनों के मिलने से बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ पर देखो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इस तरह से ए और ए का उच्चारण स्थान क्या बन जाता है? कंठ तालु बन जाता है। इसी तरह से ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ होष्ट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर देखा होगा अ और यहाँ पर देखो अ और उ इन दोनों को मिलाएंगे, अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान होष्ट, तो अ और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाए? कंठोष्ट। तो छोटे ओ का और बड़े ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ट होता है। तो यहाँ पर यही चीज समझाई गई है, जो भी मैंने आपको इधर समझाया है वही चीज यहाँ पर दी हुई है। और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और होष्ट होगा, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, वकारा से दंतोष्ट। तो कैसे याद करोगे? अकुहवि सर्ज्या नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लिर्तु दशानाम दंत, उपधाम्या नाम होष्ट, वकार से दंतहोष्ट, एदे तो कंठ होष्ट, इसके ओदो तो कंठ तालु, इस कंठ होष्ट, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठ होष्ट, इस तरह से आपको याद करना है। और यही उच्चारण स्थान जो है क्या हो जाता है? यही उच्चारण स्थान साथियों यहाँ पर उच्चारित नाम कंठ ध्वनियां हो जाती है। इसको ही तालु को ही यहाँ पर कंठ को ही कंठे ध्वनियां, तालु को तालवे, मुर्दा को मूर्धन्य, दंत को दंते, होष्ट को होष्टे, दंतोहोष्ट को दंतोहोष्टे, कंठ तालु को कंठ तालवे, कंठोष्ट को कंठहोष्टे, इस तरह से हम लोग कहते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी समस्या इस टेबल में आपको नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है मेरे मित्रों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
और ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर और ऐप के ऊपर मिलेगी। तो इसलिए आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना। और किसी को हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, इस तरह से हिंदी साहित्य के नोट्स बने हुए हैं। ये देखो, हिंदी साहित्य के नोट्स बने हुए हैं इस तरह से। और ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है वन लाइनर रूप में, और ये हैंड रिटन नोट्स है साथियों, पूरा का पूरा हैंड रिटन है। आप खुद देखो, ये हैंड रिटन है, मेरे हाथों से हैंड रिटन है। इनसे फर्स्ट ग्रेड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, आप खुद सोचिए। और ये ग्रामर के भी मेरे हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, विश्वास मान करके आप मेरा काम कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो इसके बाद में ये रहा हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। अभी मैंने आपको भाग 2 दिखाया था। ये देखो, ये पूरा का पूरा हैंड रिटन है। देखो आप, पूरा का पूरा हैंड रिटन है साथियों, एक भी पेज इसमें प्रिंटेड नहीं है, मेरे हाथों से बने हुए नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप मिला करके देख लेना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मिला करके देख लेना साथियों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं सदी से हुआ था। पूरी हर चीज लिखी हुई है, एक एक चीज, ये बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। जिसको मंगवाने वो मंगवा सकता है, मैं किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, देखो किसी को ऊपर कोई दबाव नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ, सारा यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, ये कोई परेशानी नहीं है। तो ये टेबल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, आप वहां पर ले लेना इसको, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों, बस आपका प्यार इसी तरह बना रहे। इसके बाद में स्वर यंत्र या काकल नासिका। अब स्वर यंत्र या काकल नासिका, यहां पर देखो ह, जो ह है वो साथियों यहाँ पर काकल्य उसको कहा जाता है। और नासिका अयंगणम, ये 5वां जो वर्ण होता है ना, वो नासिका से बोला जाता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। जो 5वां वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है उसको अनुनासिक या नासिका कहा जाता है। और ह जो है साथियों, इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। ह को क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। अजिव्या वर्ण भी इसको, काकल्य मतलब अजिव्या वर्ण भी इसको कहते हैं। और जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको नासिका से बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे सीधा कॉल करके पूछ सकते हो, सीधा कॉल करके। मैंने मेरे नंबर दिए हुए हैं, पहले लड़का उठाए तो भी मेरे को बता देगा, वैसे तो डायरेक्ट मैं भी उठा लेता हूँ सीधा, ठीक है। और शाम को अगर कॉल करोगे, दिन में कॉल करोगे कोई दिक्कत, दिन में कॉल करोगे तो मैं उठा लेता हूँ, शाम को मैं उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो आप निश्चित रह के नोट्स बनाइए, पूरी क्लास देके मित्रों आपका विश्वास जगाना है मुझे। इन बड़ी बड़ी कोचिंगों पे भगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत भगिए, इन हाथों से लिखी हुई चीज़ों पर विश्वास कीजिए साथियों। एक बात बताओ, मैं रट करके तुम्हें अगर आ जाऊं 100%, लेकिन लिखा मैं आपको 50% ही पाऊंगा। तो जो चीज़ लिखी हुई है मैं उसे 100% बता पाऊंगा साथियों। और आप लोगों के लिए मैंने जुगाड़ किया है ये इसका पैनल का, मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आपका विश्वास चाहिए मुझे, बस आपका प्यार चाहिए साथियों। और आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ फर्स्ट पेपर के लिए भी, गवर्नमेंट से भी, मुझे डर ही नहीं है इस चीज़ का। और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ गवर्नमेंट की और आरपीएससी की, आप लोगों के लिए साथियों, आप लोगों के लिए। चलिए मित्रों देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आपको अच्छा ही लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है साथियों वतश्चर्य वर्ण। यहाँ पर इसको जो है वतश्चर्य वर्ण जो है हम लोग कहते हैं न, ल, र, स और ज। ये जो 5 वर्ण हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वतश्चर्य वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण होते क्या हैं? तो याद रखना साथियों, ल को और न को, र को, स को और ज को, इन वर्णों को वतश्चर्य वर्ण कहते हैं। वे वर्ण, वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक मसूड़ों को स्पर्श करती है। वतश्चर्य वर्ण कौन से होते हैं? कि जिनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है साथियों, वो जीभ जो है, जीभ की जो नोक है वो मसूड़ों को स्पर्श करती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? वतश्चर्य वर्ण कहा जाता है। और ये कौन कौन से साथियों? ये लिखे हुए न,
तो आप बना लो नल, ठीक है, रस ज, यानी कि नल रस, नल से रस, ज मतलब जग में भरा, नल से रस जग में भरा, उनको क्या कहेंगे? वतश्चर्य वर्ण कहेंगे। यानी कि जीभ का अगर हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, जीभ का अगर कोई भाग, जीभ का अगर कोई भाग, जो जीभ की जो नोक है वो हमारे मसूड़ों को टच करती है, तो उन वर्णों को कहा जाता है वतश्चर्य वर्ण कहा जाता है, वतश्चर्य वर्ण कहा जाता है। याद हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? नल रस ज से जग, नल से रस जग में भरा, ठीक है। तो नल का मतलब न, ल का मतलब ल, ठीक है, नल में नल का मतलब न और ल, ठीक है, और रस का मतलब र और स और ज मतलब ज। तो ये 5 वर्ण हैं जिनको हम लोग वतश्चर्य वर्ण कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। और मुख्य रूप से तो साथियों कौन से वर्ण हैं? मुख्य रूप से तो यही है, मुख्य रूप से तो यही है, न ल स, नलस, या न स ल, नसल। ये नसल याद कर लो तुम तो, नसल। मुख्य रूप से तो 3 ही है। कौन सा है? नसल। जो नसल, नसल शब्द लिखे ना, न स और ल, यानी कि न वर्ण, स वर्ण और ल वर्ण, ये 3 ही है मुख्य रूप से। तो र इसमें नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो ये 3 ही वर्ण है और इनको नसल शब्द से याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहले उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने? 5 भागों में, 8 भागों में, सॉरी, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 8 भागों में बांटा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है पूरी एक टेबल के माध्यम से, और सूत्र फॉर्मूले भी मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी थी। ये देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 1 2 3 4 8 प्रकार से बांट दिया हमने। और इसके पहले मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण हो रहा है। और यहाँ पर साथियों मैंने आपको ये एक टेबल भी बताई थी, ये वाली टेबल मैंने आप बताई थी कि व्यंजनों का वर्गीकरण नॉर्मल तरीके से हम लोग 7 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा टेबल मैंने बता दिया है, पूरी सारी टेबल मैंने बता दी है। अब आता है हमारे पास दूसरे नंबर की बात आती है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण पहले तो उच्चारण के आधार पर था, अब प्रयत्न के आधार पर है। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना, बोलने में कोई ना कोई शक्ति या पावर लगाना, ठीक है ना, उसको कहेंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, हमने जो टेबल देखी थी, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ठीक है ना। अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के होते हैं उच्चारण स्थान या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे मित्रों यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अब हम देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। यहां पर देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों से। सबसे पहले कौन सा आता है? स्पर्शी व्यंजन, यानी कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने अब बांट रहे हैं, तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर अभ्यंतर प्रयत्न में भी अलग अलग भाग है। तो अभ्यंतर प्रयत्न में सबसे पहला आता है साथियों यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला क्या आता है? अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्शी व्यंजन आता है। ये देखो यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अव्यय दूसरे उच्चारण अव्यय को स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर परिभाषा की बात करें तो यहां पर यह परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, एक उच्चारण अव्यय दूसरे उच्चारण अव्यय को स्पर्श करे, उन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो साथियों स्पर्शी जो व्यंजन है ना, वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये 100% मान लेना, 16 नहीं होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क, च, यहां पर ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया च,
क च ट, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। क च छ ज झ और एक है ऐ, ये यहाँ पर छूटा हुआ था, ये ध्यान दे लेना। तो क च ट त प इस तरह से बनता है। तो 5 व्यंजन इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें और 5 इसमें। टोटल मिलाकर के जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 16 गलत था इसमें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी क्रम में मेरे हिसाब से ये बात अब क्लियर हो गई आप लोगों की। आगे देखो, अब इसके बाद में आता है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे ये क्या कह रहा है? नंबर 2 पे कह रहा है, सेकंड नंबर पे देखो, संघर्षी व्यंजन। क्या कह रहा है साथियों यहाँ पर? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? संघर्षी, ऊष्म व्यंजन, दोनों बातें एक ही है। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, दोनों बातें एक ही है। इस चीज पे दोनों तरह के व्यंजन एक ही होते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अव्यय इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ साथ बाहर निकलती है। मतलब हम जब बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से रगड़ती है, घर्षण होता है। इसलिए उसको ऊष्म व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उसमें कोई ना कोई उस व्यंजन को मुंह से निकलने में दबाव लगता है, तो इसको कहा जाता है इस संघर्षी व्यंजन या स्पर्श। इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। तो यहां पर साथियों ये जो 4 व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं और ये संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब आगे तीसरे नंबर पर बात आती है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन तीसरे नंबर पर आती है बात। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों, आगे देखिए। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, इसी क्रम में यहाँ पर तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन जो स्पर्श व संघर्षी दोनों होते हैं उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ, ये 4 जो व्यंजन हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। और ये जो 4 व्यंजन ये ऊष्म व्यंजन भी होते हैं और संघर्षी व्यंजन भी होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी कि जिनको मुख से निकलने में हवा भी निकले, रगड़ खा के निकले, वो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन होते हैं। उनको कहते हैं श श श और ह। साथियों इनका क्रम भी पूछा जाता है, पहले भी बता चुका हूं, इनका क्रम भी आप ध्यान रखिए। च छ ज ज ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, इनको याद रखना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है साथियों। यहां पर लिख देता हूं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये हो जाएगा याद, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 4 प्रकार के व्यंजन इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। फिर देखो ये रहा। अब उसके बाद में आता है 5वें नंबर पर। अब 5वें नंबर पर जो चीज चौथे नंबर पर जो चीज आ रही है वो है अर्ध स्वर या फिर जिसे कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन। दोनों एक ही हैं, ठीक है। या फिर इनको कहते हैं सप्रवाह व्यंजन कहते हैं साथियों। इतने सारे नामों से इनको जाना जाता है। अर्ध स्वर कह दो या फिर संघर्षहीन व्यंजन कह दो या सप्रवाह व्यंजन कह दो, एक ही है। और साथियों वो 2 ही व्यंजन हैं। य और व जो व्यंजन है वो अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं, य और व। ठीक है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के समान होता है अथवा जिनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, इस वजह से इनको संघर्षहीन कहते हैं। इनको अर्ध स्वर कहते हैं, स्वरों के समान होता है, इस तरह अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। सप्रवाह व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये 2 ही व्यंजन है साथियों। हो जाएंगे, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है साथियों 5वें नंबर पर पार्श्विक व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं 5वें नंबर पर? देखो
पार्श्विक व्यंजन आते हैं। इनको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। या फिर इनको कहते हैं वगलीय व्यंजन, ठीक है, या इनको कहते हैं बगलीय व्यंजन, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, तीनों बातें एक ही है। देखो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है। अगर मैं किसी भी व्यंजन का उच्चारण करता हूं और जब मैं उच्चारण करता हूं तो जो हवा है वो दोनों साइड से बाहर निकलती है, दोनों बगलों से बाहर निकलती है, तो इसका नाम पड़ गया यहां पर बगलीय व्यंजन या फिर वगलीय व्यंजन और या फिर पार्श्विक व्यंजन। तो साथियों, जो अकेला जो ल है वो व्यंजन क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अगला व्यंजन यहाँ पर आ जाता है, इसको समझ लेना भाई ढंग से, ठीक है। पढ़ने पर सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, याद हो जाएगा सब। बार बार पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर आता है छठे नंबर पर लुंठित। कौन सा आता है? लुंठित व्यंजन आता है। कौन सा आता है? लुंठित व्यंजन, जिसको हम लोग प्रकंपित भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और जिसको हम लोग कंपन व्यंजन भी कहते हैं, कंपन जात भी कहते हैं, ठीक है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2 या 3 बार कंपन करना पड़ता है, 2 या 3 बार कंपन करना पड़ता है, उसको हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। और वो केवल क्या है? र है, लुढ़कना। वो कौन सा व्यंजन है? र है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है 7वें नंबर पर उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है? उत्क्षिप्त व्यंजन 7वें नंबर पे आता है साथियों, उक्षिप्त व्यंजन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं फेंके हुए व्यंजन। क्या कहते हैं? फेंके हुए व्यंजन। या फिर इसको कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। क्या कहते हैं? ताड़न जात व्यंजन। या फिर इसको कहते हैं द्विगुणी व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुणी व्यंजन। या फिर इसको कहते हैं द्विस्पृष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विस्पृष्ट व्यंजन। या फिर इसको कहते हैं नवविकसित व्यंजन। इतने सारे नाम हैं इसके, आप तो यही याद रखना जी, उत्क्षिप्त व्यंजन, बस इतना याद रखना। इसके अलावा ये सब एक रख लेना, ताड़न जात और द्विगुणित व्यंजन, ये तीनों नाम याद कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे गिरती है, उसको उत्क्षिप्त कहते हैं। पहले उठती है फिर गिरती है, इसलिए उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुणी व्यंजन भी उसको कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी उसको कहते हैं। बस ये इनके काम है और कुछ भी काम इनके नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। और ये 2 ही व्यंजन है, कौन कौन से? ड और ढ, ठीक है। ये 2 ही व्यंजन है जिनको आपको ध्यान दिलाना है, ठीक है मित्रों। तो आज इतना ही, और फिर अगली क्लास में फिर हम लोग और पढ़ेंगे इसके आगे कंटिन्यू। नासिक के व्यंजन से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स आप लोग कंप्लीट करें, बार बार रिवीजन करें। जैसे ही वर्ण विचार का टॉपिक खत्म होगा, हम इससे संबंधित क्वेश्चन पूरे के पूरे करने वाले हैं। साथियों, चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हिंदी साहित्य की क्लासेज भी मैं इसी तरह से शुरू करने वाला हूँ। नोट्स अगर आपको मंगवाने हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के मंगवाने हैं या नोट्स मंगवाने हैं, मेरे हिसाब से नोट्स मंगवाओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, 600 650 प्राइस है, कुछ ऐसे ही है। और आपके स्पीड पोस्ट से आएंगे, आप इस नंबर पर बात कर सकते हो 9929261623। तो ये नोट्स मंगवाने के लिए आप इन नंबरों पर बात कर सकते हो साथियों, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? नासिक के व्यंजन से अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। प्यार और विश्वास दिखाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।